इंसाफ का तराजू। तो ये मेरी कहानी के छपने के 2 साल बाद है। यही कहानी जब मैंने उर्दू में लिखी, मतलब इसका उर्दू ट्रांसलेशन किया, तो ये मैंने शमा को दिया। शमा के फरवरी 1980 के शुमारे में बिला अनुमान कहानी छपी। शमा आजकल बंद हो गई है ना। मैं 1980 की बात कर रहा हूँ। 1980 फरवरी 1980 का शुमारा है। वैसे पूछ रहे हैं अगर किसी के पास वो शमा की है, मेरे पास तो है, लेकिन ये मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा छपता है, अब तो नहीं करता, लेकिन पहले बड़ी खास मुद्दत तक में 15-20 साल तक में मैं ये रिकॉर्ड के तौर पर सब बाइंड कर देता था सारी बात, जहाँ जहाँ मैगजीन, क्योंकि कई लोग ये यकीन ही नहीं करते थे कि ये क्या या ये छपता है। तो फिर मुझे वो मजबूर सारा रखना पड़ा, उसमें वो भी महफूज है शमा। तो मैं वो कहानी आपको सुनाने लगा हूँ। इस कहानी का नाम है जी, नहीं उस फिल्म और उस कोई मुमारत से ऐसी कहानी मेरी उसके साथ बड़ी मिलती हाँ जी। तो पता नहीं खुदा जाने लिया आइडिया नहीं लिया, लेकिन मैं ये कहना है कि बहुत खुश हुए से, खास तौर पर मेरा इंसाफ था या अब इसमें एक बात आप पहले रखें कि ये अल फारूक जिन्होंने पढ़ी हो मौलाना शिबली नमानी की, उसमें उन्होंने यानी अदम फारूक का उन्होंने इंसाफ के बारे में एक चैप्टर पूरा, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के लिए सजा दी थी। उस बेटे ने एक यहूदी लड़की का रेप किया था और काजी ने उसको माफ कर दिया था कि तेरे पास कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। तो इसने अपील की खलीफा के पास। तो हज़रत उमर ने कहा कि औरत अपने मुंह से जब ये कह रही है तो इससे बड़ा सबूत और आपको क्या चाहिए। तो उसने अपने बेटे के लिए 100 जुरे लगाने का हुक्म दिया और कहा इसे बरसर दरबार लगाया। तो उसको जब 60 कोड़े पड़े तो उसकी डेथ होगी। हाँ जी, शहीद नहीं हुआ, मर गया। अपना मुसलमान मर गया जब वो, तो फिर वो हुक्म दिया कि बाकी 40 जो कोड़े हैं उसकी कब्र में। अच्छा, ये कहानी छपने से पहले उन्होंने मुझे लिखा कि जो इसमें अपने वाक्य दिया है क्या ये सच्चा है। मैं कही मैंने फलां जगह से लिया है वहाँ से। तो फिर उन्होंने कही जो उस वक्त के जो मोहतरम होंगे उनसे जब लिया, उसके बाद उन्होंने फिर बिला अनुमान की पूरे कहानी। मेरी कहानी का नाम है जी खोखला सूरज। खोखला सूरज। मैं कहानी टुकड़ों में लिखना पसंद करता हूँ क्योंकि मैं पेवलकारी में माहिर हूँ। ये कहानी भी मैं टुकड़ों में ही बयान करने जा रहा हूँ। आप मेरा यकीन कर लें, ये टुकड़े खूबसूरती से जुड़ जाएंगे और कहानी बन जाएगी। एक कहानी कई टुकड़े छोटे बड़े होती है। नौकर दरवाजा खोलता है, अंदर आने वाले ड्राइंग रूम में बिठाए जाते हैं। नौकर लाल में जज फारूक को मुतला करता है कि उनसे 3 अफराद मिलने के लिए आए। जज उठता है और ड्राइंग रूम में आता है। मुल्ज़िम का बाप खान बहादुर शाह मोहम्मद खान, सिटीजन काउंसिल के चेयरमैन और कानून साज असम्बली के मौजूद रुकन राय बहादुर दोस्त और मशहूर सोशल वर्कर कामरेड अजीत सिंह जज से उठ कर मुसाफा करते हैं। फारूक उनके आने का सबब जानता है, फिर भी पूछता है, फरमाइए आपने कैसे जहमत द्वारा की। जवाब में राय बहादुर दौलत राम और कामरेड अजीत सिंह खान बहादुर के लड़के की सिफारिश करते हैं और उसे बाइज्जत बरी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये खान बहादुर की इज्जत का सवाल है, उनके पुरखों की इज्जत का सवाल है, जिसके खाक में मिलने का अंदेशा पैदा हो गया है। इसमें सिफारिश की कोई जरूरत नहीं, मैं पूरा इंसाफ करूंगा। राय बहादुर जज को खरीदने की कोशिश करता है लेकिन बेसूर। कामरेड सिंह जज को धमकी देता है लेकिन बेकार। जज उन्हें चले जाने के लिए कह देता है। बात आला कुर्सियों तक पहुंची है तो जज पर दबाव बढ़ता जाता है। लीडर, वजीर, अफसर सिफारिश करते हैं, गुंडे बदमाश धमकियाँ देते हैं, टेलीफोन की घंटियों का शोर बढ़ने लगता है, आवाज़ें सैलाब की लहरों की तरह हमलावर होती है। जज उलझनों के जाल से बाहर निकलने के लिए नमाज पढ़ता है, कुरान करीम की तिलावत करता है, लेकिन बोझ हल्का नहीं होता।
रूह पर छाए हुए घने बादल पिघलने का नाम नहीं लेते और मन की नदी में बहुत शोर है। आज मुकदमे का फैसला है। वकील इस्तिगासा ने खुशअस्लूबी से केस पेश किया है। दलाइल मजबूत है और फिर जज फारूक की इंसाफ पर भी उसे यकीन है कि फैसला उनके हक में होगा और मुल्ज़िम आफ्ताब आलम को सजा हो जाएगी। सरकारी वकील ने मरियम, फकीरू, करमू और बस्ती वालों को यकीन दिलाया है कि आफ्ताब आलम को सख्त सजा मिलेगी क्योंकि सारा केस उसके खिलाफ हो गया है। कमरे अदालत में तिल धरने की जगह नहीं है। कमरे में शोर मचा है, लेकिन जज के अंदर दाखिल होते और अदर की कुर्सी पर बैठते ही शोर इकबाल की थम जाता है। जज मुकदमे का फैसला सुनाने लगता है। उसकी आंखें मेज पर पड़े कागज पर झुक जाती है। डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक ये साबित होता है कि मरियम बीबी डॉक्टर फकीर मोहम्मद और फकीरों की इज्जत लूटी गई है। मरियम और दीगर गवाहों के बयान के मुताबिक ये भी सच है कि मरियम की इज्जत खेत में लूटी गई, लेकिन इस्तिगासा ये साबित नहीं कर सका कि मरियम से जिना में जबर आफ्ताब आलम खान ने किया है क्योंकि मौका वारदात का कोई ऐनी शाहिद नहीं है। लिहाजा अदालत मुल्ज़िम आफ्ताब आलम को फैसला सुनाने के बाइज्जत बरी करती। फैसला सुनाने के बाद जज अपनी झुकी नजरों को कोर्ट की जेब में डालकर कुर्सी से उठने लगता है। कारीन जरा रुकिए, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से कहानी का एक और टुकड़ा शुरू होता है जो कहानी को क्लाइमैक्स पर ले जाता है और कहानी में जान पैदा करता है। एक आवाज कमरे अदालत में गूंजती है और बिखर जाती है। ठहरिए जज साहब, ठहरिए। सभी सख्ते में आ जाते हैं। फिर मरियम के आसेब ज़्यादा जिस्म की पसली से एक नन्हे हुएले का जन्म होता है जो देखते देखते फैल कर कदावर औरत में ढल जाता है। उसकी आंखें जज फारूक के चेहरे पर अटक जाती है। ज़बान तेज और नुकीले दांतों में जकड़ी जाती है, लेकिन होंठ सुलगती आग का धुआं छोड़ते हैं और धुआं आवाज का पैरूप लिए हुए है। ठहरिए जज साहब, आपका नाम फारूक है और मेरा, जज साहब मुझे पहचानिए, मेरा नाम सिर्फ मरियम नहीं है, सीता है, द्रौपदी है। हर युग में मेरी इज्जत पर हमला हुआ है, मुझे रुसवा किया गया है, मगर तब इंसाफ का तराजू कम और ज्यादा नहीं तोलता था। तब अदल बिक्रमाजीत था, नौशेरवां था, उमर फारूक था। लेकिन आज इंसाफ के तराजू में जंग लग चुका है। आज वो सभी चेहरे मस्क हो चुके हैं। इतिहास ने कई करवटें बदली हैं और नया युग शुरू हुआ है, पर मुझे वो खूबसूरत और बावकार चेहरे अभी तक याद है। उनमें से सिर्फ एक चेहरे का अक्स आपको दिखा रही हूँ। ये बीते कल की बात है। फारूक आजम अदल की कुर्सी पर बैठा हुआ एक जज, और मैं तब मरियम नहीं थी, सीता भी नहीं थी, न द्रौपदी, बल्कि एक यहूदी लड़की थी। उन दिनों भी मेरी इज्जत लूटी गई थी, मुझ पर जिना में जबर किया गया था। याद है ना आपको? मेरे हरे जंगल को तबाह कर दिया गया था और तबाह करने वाला कोई और नहीं था, हज़रत उमर का अपना खून था, उनका बेटा अबू शमा। मेरे पास तब भी कोई सबूत नहीं था, मौके वारदात का कोई ऐनी शाहिद नहीं था, लेकिन मेरा बयान था, एक औरत का बयान जो कभी खुद को रसवाई की अंधी खाइयों में गर्क नहीं कर सकती। और फारूक आजम ने मेरे बयान की तस्दीक करके जो तारीखी फैसला सुनाया था वो इंसानी ज़िंदगी के लिए मशलिगा बनना चाहिए था, लेकिन अफसोस वो फैसला तारीखी किताबों में दफन कर दिया गया। उन्होंने अपने बेटे को नहीं एक मुजरिम को 100 कोड़ों की सजा दी थी। मुजरिम अभी 60 कोड़े भी न खा पाया था कि मर गया। हुआ कि बाकी कोड़े मुजरिम की कब्र पर लगाए जाए। सूरज के धुएं की पुरस्कार आवाज से कमरे अदालत में गहरा शगाब पड़ गया और मरियम की पसली से जन्म लेने वाला साया मरियम को साथ लेकर उसमें समा गया। और जज फारूक एक मुफलिस कल्लाश सबको लुटा के कुर्सी से उठा और रंगीन मीनारों वाले शहर में गुम हो गया। कारीन, आप खामोश क्यों हो गए? बताइए ना, इन टुकड़ों की पेवंदकारी से कहानी बनती है या नहीं? कलम किया है कि सोच में अपनी कोई आवारगी पैदा करो, सोच में
अपनी कोई आवारगी पैदा करो, अक्ल के होते हुए दीवानगी पैदा करो। तो हकीकत ये है, अदब की दुनिया में अक्ल का एक मुकाम है और दीवानगी का भी एक मुकाम है। लेकिन जो अदबी दुनिया के जो शहजादगान जो रहे हैं, उन्होंने मुतफिका तौर पर इस बात को तस्लीम किया है कि दीवानगी जो है वो अक्ल से ऊपर है। दीवानगी जो है वो अक्ल से ऊपर है। तो ये बड़ा खूबसूरत शेर था कि सोच में अपनी कोई आवारगी पैदा करो, अक्ल के होते हुए दीवानगी पैदा करो। और दूसरा शेर इनका बहुत अच्छा था, दोस्तों की दोस्ती काफी नहीं होती अमीन, दोस्तों की दोस्ती काफी नहीं होती अमीन, दुश्मनों से भी कोई वाबस्तगी पैदा करो। इससे बड़ी बुराइयां जो इन्होंने, हाँ, इनके एक दो और शेर बहुत ही अच्छे हैं। मरकर कोई जिंदा है, कोई जीते जी मुर्दा, मरकर कोई जिंदा है, कोई जीते जी मुर्दा, इंसान के मुकद्दर में बका है भी नहीं भी, इंसान के मुकद्दर में बका है भी नहीं भी। दिन कल का तो बेहतर था अमीन आज के दिन से, कल क्या हो मगर इसका पता है भी नहीं। बहुत खूबसूरत। अभी ये एक शेर इनका है जो इस बात की तहरीक देता है कि जब तक आदमी जिंदा रहे तब तक कुछ न कुछ अपना सफर जो है उस पे आप एक इंसान ने गामजन रहना चाहिए और जो कुछ वो कर सके जिंदगी में अच्छा उसे करते रहना चाहिए। ये शेर है, अभी सुस्ताने का मौका नहीं आया है अमीन, अभी सुस्ताने का मौका नहीं आया है अमीन, देख उधर देख अभी और सफर बाकी है। जो कुछ इन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में अपनी मेहनत से जो हासिल किया है वो तो काबिल मुबारकबाद है, लेकिन इनका ये कहना कि जब तक जिंदगी है तब तक हमारा सफर जो है वो खत्म होने वाला नहीं, हमें और इससे बेहतर करना चाहिए, उससे अच्छा करना चाहिए। ये आइडिया था जो इस शेर में और न कमाल है मेरी सोच में, न कशिश है मेरी हयात में। इन्होंने लिखा था लबास, मैंने वो लबास का लफ्ज काट के अपने पेन से हयात कर दिया है। न कमाल है मेरी सोच में, न कशिश है मेरी हयात में, कि मैं ऐसा खाना खराब हूँ जो है 5 में न 50 में। बहुत खूबसूरत। तो लिबास से मैंने सोचा कि हयात जो है वो जरा न कमाल, बहुत ही अच्छा शेर है। न कमाल है मेरी सोच में, ये इंकसारी, ये शेर जो है ये एक बेहतर आदमी होने के बावजूद भी इनकी इंकसारी का मंजर है। न कमाल है मेरी सोच में, ये मुझ पर लागू होता है इसलिए मुझे ज्यादा पसंद था। न कमाल है मेरी सोच में, न कशिश है मेरी हयात में, कि मैं ऐसा खाना खराब हूँ जो है 5 में न 50। बहुत अच्छा शेर। न बचा सकी उसे मौत भी जिसे रास आई न जिंदगी, न बचा सकी उसे मौत भी जिसे रास आई न जिंदगी, कि वो मर भी पाया न चैन से जो जिया था खौफे हरास में। बदकिस्मती की इंतहा। ये आपने यूं गिने ऐसा शेर गिने लिखा है कि तुझको पीने से एतराज है क्यों, मुफ्त की कब किसी ने छोड़ी है। लेकिन कभी चखी है आपने शराब? ईमानदारी से कहिएगा, ये दाढ़ी रखने से पहले। ये लस्सी के लिए मैंने सब कुछ किया है, सब कुछ किया, बहुत खूब। शराब सिगरेट हुक्का कुछ गला नहीं छोड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब उसे छुड़ा दिया तो सब कुछ छुड़ा दिया। काम काफी है उम्र थोड़ी है, काम काफी है उम्र थोड़ी है, इसलिए डोर तुझ पे छोड़ी है। खुदा से वो हम कलाम हो रहे हैं कि हमने सारी डोर जो है वो आप पर छोड़ी है। काम हमारे यहाँ बहुत है लेकिन उम्र जो है उसका हमें एहसास है कि ये बहुत थोड़ी है।
मैंने और बहुत से शेर अंडरलाइन किए थे आंखों के तसादुम ने बड़े तो अखा का जिक्र किया था इस बात से शेर को काट के ये अमीर पर हाली साहब ने रखा कि आंखों के तसादुम ने कहीं का नहीं छोड़ा, दिल की थी ये हालत न हमें दर्द जिगर था। ये उस तसादुम के बाद हमारे दिल की ऐसी हालत नहीं जो अब है, और कभी हमें दर्द जिगर भी नहीं था, लेकिन आंखों के तसादुम के बाद एक नई सूरत जो है वो मुर्द वजूद में आ रही है। बूढ़े अपने आप में खुश कर देंगे। जनाब ये उसने बूढ़ा नहीं मैं जरा एक मुकदमा पढ़े है उससे विच इन्हां दी जेहड़ी है ना पैदाइश दा साल 1953 है, मेरे को 10 साल छोटे, तो मैं समझता था कि दाढ़ी की वजह से मेरे को 2-4 साल बड़े हो गए। महफिल में आए हुए जो मेहमान हैं जो अभी लोग बैठे हुए हैं, उनमें से चाय भी पीते चटनी का साथ चंद लोगों से आशना हूँ, लेकिन चंद चेहरे ऐसे हैं कि जिनसे कभी शनाख्त नहीं हुई। इसी सिलसिले में अभी मुझे जो हुक्म हुआ तो मैं इस सिलसिले में अपना एक तारफ करना चाहूँगा आपको। मेरा नाम फुलेल सिंह है और मेरा ताल्लुक जो है वो ज़िला किश्तवाड़ के तहसील या कहना चाहिए कि सब डिवीजन पार्ट से है। हाल ही में मैंने अपने PhD जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हासिल की है जी, और इल्म व अदब से मैं काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ, और मैंने ख़ास तौर पर रिसर्च जो है अपने वालिद जनाब के हवाले से की थी या की है, और जिसमें जो है मैं हमारे जो है इनके साथ तो हमारे उन्होंने काफ़ी मदद भी की, ख़ास तौर पर मवाद फराहम करने में अमीन साहब के साथ हमारे 2-3 मुलाकातें हुई। इनको याद होना हो लेकिन उनके मुझे याद है रिकॉर्ड भी किया था जी, आपकी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं, अच्छी वीडियोस हैं, और ख़ास तौर पर जो है इनकी जो मौसीकाना एक ख़ास तौर पर पहलू जो मुझे नज़र आए बहुत ही लाजवाब चीज़ है। मुझे इनको मलिक और अपने जो है वहाँ बशीर किश्तवाड़ी ने असीर किश्तवाड़ी साहब भी थे, और अपने जो जिन्होंने भदवा की तारीफ की है उनका नाम बशीर किश्तवाड़ी साहब थे, वो भी थे जी। तो उस महफिल में भी मैं वहाँ शामिल था। तो कहना का भाव यह है कि मैं आज भी प्रोग्राम जहाँ भी होते हैं, और जैसे मैं अभी जम्मू में था, मैंने कल देखा और मैं इनसे बात भी हुई कि यहाँ भी कोई अभी प्रोग्राम जो मुनक्किद हो रहा है, मैंने कहा मैं जरूर कल आऊँगा, लेकिन मैं बावजूद इसके इधर आया। शुक्रिया। कहने का भाव यह है कि ये जो अदबी जो खास तौर पर दुनिया जो है, इसमें जो है ये एक ईश्वर की मतलब कहना चाहिए कि तख्लीकियत जो है वो आम इंसान में नहीं पाई जाती, नहीं वो कुदरत की ये इलाही चीज है, ये ईश्वर की देन है। जब अब तख्लीकार जो है वो उसको पैदा नहीं किया जाता, कहने का मतलब उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उसको आप संवार सकते हैं, लेकिन उसको आप पैदा नहीं कर सकते कि नहीं मतलब इसने वेद का। तो ये जो खास तौर पर ये जो अंजुमन जो काम कर रही है अभी खास तौर पर अपने जम्मू इस कहना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के खास तौर पर इल्म व अदब को जो है फरोग देने में जो अभी रोल अदा कर रही है, इसे कहना चाहिए कि जैसे हम कहते हैं कि नहीं अभी उर्दू का जो है वो मयार गिर रहा है, या मतलब उर्दू जो है वो गायब हो रही है, मफकूद हो रही है, या हमारे समाज से जो है वो ख़त्म हो रही है। अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे इदारे, ऐसे अंजुमनें, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस अगर जहाँ पे अगर उर्दू के तहत काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों को इससे घबराना नहीं चाहिए कि हमारे उर्दू जो है वो ज़वाल पजीर हो रही है। अब मामला ये है कि इसमें हम किस नवेद का काम कर रहे हैं। अब देखिए हमने महफिलों में अक्सर बेशतर देखा है कि हम एक दूसरे की खाली जो है वो मुबालगा आराई या कहना चाहिए कसीदा आराई करते हैं। इसमें तनकीद, मुस्बत तनकीद का होना बहुत ज़रूरी है। मुस्बत अगर जैसे अभी अमीन साहब के कुछ अशार आप पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है वहाँ से एक आधा सवाल बिल्कुल पैदा होना चाहिए कि यहाँ पे ये इस तरीके का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, या इस तरीके की जो है यहाँ पे सनत इस्तेमाल की हुई है इन्होंने, या ये ख्याल इस तरीके से उन्होंने पेश किया, क्या वजह है या क्या मतलब इस
एक तनकीदी उसमें वो आना चाहिए। तहम ही रहना जरूरी जी। है बस। तो ये मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा कि जहाँ भी ये जैसे हम महफिल करते हैं, इस महफिल में एक तनकीदी, एक मुस्बत तनकीद का होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा घिसे-पिटे मौज़ूआत जो हैं वो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। एक नई, अब जैसे अभी मैं अगर बात करूँ, मैं पार्ट, मेरा ताल्लुक पार्ट से है। अब ये अंजुमन जो है यहाँ पे तो काम कर रही है, 5, 7, 10 लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करके या 50 लोगों को इकट्ठा तो कर रही है, लेकिन मेरा खिता, जिस खिते से मेरा ताल्लुक है सर जावेद साहब, वहाँ जो है एक जमाने में पंडित इकबाल चंद जैसे लोग, वहाँ जो है मौदूलाल पाला जैसे लोग, वहाँ जो है लक्ष्मी लक्ष्मी राम जैसे लोग वहाँ पे इस नवेद का उर्दू आशना थे, या उस तरीके का जो है उनके मयार पाया जाता था कि आज वहाँ से खास तौर पर इरशाद साहब की बात करें या उसके बात करें, क्या नाम है उनका, जो है खांडे साहब की बात करें, यानी कि कोई ऐसा अभी वहाँ पे ऐसा तकरीकार नहीं है खास मुस्लिम के यहाँ मैं नहीं पाता हूँ कि जो अच्छी तहरीर उर्दू में रकम कर सके। तो कहने का मतलब ये क्यों, ये बहुत बड़ा अदबी सानियात क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने जहाँ पे अभी उर्दू के चिराग जलाने चाहिए वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे। मुझे मैंने अपने थीसिस में भी इस चीज का जिक्र किया है कि पार्डर में लोग उर्दू से महरूम क्यों, ऐसे करके मैंने वहाँ एक कुछ सवाल जो कायम किए, जबकि उर्दू जो है हमारे हिंदुस्तान की एक खास जबान है, खास, ठीक है, एक तहजीब है हमारे। हम लोग जब इसको हमारे लोगों में ये क्यों ये फीलिंग आई कि नहीं ये मुसलमानों की जबान है, क्यों जो है इसको एक तबके से जोड़ा जा रहा है या इसको एक तबकाती या एक कहना चाहिए कि रंग दिया जा रहा है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि हमने देखो यहाँ पे काम तो कर रही है अंजुमन, लेकिन ये अंजुमन जो है अपने इस खास तौर पर अगर हम जम्मू डिवीजन में काम कर रहे हैं या पूरे जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं तो एक हिस्सा पार्डर भी है, ठीक है, ये हिस्सा इसका दक्षिण मड़वा भी है। तो कहने का भाव ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन की जो खुशबू है वहां तक जानी चाहिए, और वहां पे जो है मैं कहता हूँ कि वहां पे वही दौर जब इकबाल चंद जैसे लोग थे, कहना चाहिए कि अपना लक्ष्मी राम जैसे लोग थे जिनकी तहरीरें मैं कभी बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। अभी तो मैं ऐसे सरसरी तौर पे आया था, मुझे उतना उस तरीके जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा वो तहरीरें जब आपके सामने पेश करूंगा उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो इलाका क्या था, आज वो कहाँ पे मतलब पहुंच चुका है। लेकिन मैं उसका इल्जाम उनको नहीं दूंगा। मैंने इससे पहले एक बात कही कि उर्दू का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, बहुत रोशन है। क्यों? क्योंकि मैं अभी इस महफिल में हिंदू और गैर हिंदू दोनों को देख रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये, और होने भी चाहिए, और होने इसलिए चाहिए क्योंकि एक ऐसी जबान जिसमें देखिए इसकी आप लताफत देखो, इसका आप ऐसी जबान जिसकी परवरिश सूफी संतों के गोद में हुई हो या मतलब उनके ज़ेरे साए पली बड़ी हो, बिल्कुल। तो उस जबान को हम कैसे मस्जिद से वो आप तजीब से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये तो आवाम से कहने की बात है। ये गैर अजीब जो है उनको समझाना है। जी नहीं तजीबों को क्या समझाना? मैं सर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वक्त जाया कर रहे हैं। बाप के कोई पढ़ना हो वो पढ़ नहीं अपने बारे में अपने मैं उसको आता हूं पढ़िए, बाकी लेक्चर छोड़िए। नहीं चलो अच्छी बात है उर्दू के लिए आपने बात की, ये फर्ज है। आप पढ़िए। अम्मी अब्बू का दिल ना दुखाना, अम्मी अब्बू का दिल ना दुखाना, याद रखेगा तुमको जमाना। अम्मी अब्बू का दिल ना दुखाना, या तो तैयार में पढ़ो, बिल्कुल हमें उसी अब्बू का दिल ना दुखाना, याद रखेगा तुमको जमाना, याद रखेगा तुमको जमाना, याद रखेगा तुमको जमाना, अम्मी अब्बू का दिल ना दुखाना, याद रखेगा तुमको जमाना। आगे शेर सुनेंगे।
ماں کے جیسا کوئی جگ میں رشتہ نہیں، باپ کے جیسا کوئی فرشتہ نہیں، ماں کے جیسا کوئی جگ میں رشتہ نہیں، باپ کے جیسا کوئی فرشتہ نہیں، سر کو قدموں میں ان کے جھکانا، سر کو قدموں میں ان کے جھکانا، یاد رکھے گا تم کو زمانہ، یاد رکھے گا تم کو زمانہ، امی ابو کا دل نہ دکھانا، یاد رکھے گا تم کو زمانہ۔ بہت شکریہ آپ کا دریافت کیا کہ آپ بتاؤ کہ آپ نے دیکھا کوئی کتنے لوگ دیکھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا اپنے سے کم تک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مبارکباد ہو تمہیں اگر تم نے بکری کے بچے کو بھی اپنے سے کم تر بتایا ہوتا میں نبوت چھین لیتا۔ بالکل کیا بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں انجمن یہ بزم اقبال بزم ادب کا پریزیڈنٹ 15 سال سے کام کر رہا ہوں، 6 رسالے نکالے ہیں پورے ڈسٹرکٹ ڈوڈا چناب ویلی کے، ہم ایکٹیو ورکر ہیں۔ ہل گیا جی ہم کام کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں، اور پارٹنر والے لوگ بھی ہمارے پاس آئے تھے، یونیورسٹی میں ایک میلہ تھا اس میں آپ نہیں بولیں گے آپ تو کام چل رہا ہے، کام چلانے کی کوشش ہے، لیکن ایک چیز میں پہلے ہی کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو یہ فورم ہے اس سائڈ میں یہ بڑے اونچے قد والے لوگ ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں یہاں پر بیٹھی ہوئی، تو میں چاہتا تھا کہ میں ان سے درخواست کروں، ماحول تو ہے، پروگرام تو ہوتے ہیں، آپ جوائن کر سکتے ہیں، آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ، جو بھی کام کرنا ہو، جو بھی مسئلہ ہو آپ کا، ہم آپ کی تعاون کرنے کی پوری کوشش۔ اسی لیے سر ہم آپ سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ نایاب چیزیں ہیں۔ فوزیہ میم جو ہے کام کر رہی ہے، اتنا مواد نہیں تھا ان کے پاس جب پہلے میں نے دیکھا تھا کام کرتے ہوئے ان کو، لیکن آج بہت کچھ گین کیا ہے، اکیلی چلی ہے اور سب نے ساتھ دیا اس کو، اور آج ایک نام لیا جاتا ہے کہ فوزیہ میم۔ تو اتنے بڑے لوگ، بڑی ہستیاں جو ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ آخری عید سردیوں میں آپ اپنے لیول پر ہم گائیڈ کریں گے، بنائیے ہمارے علاقے میں آنے کے بدروں کی درخواست کریں گے، سب آئیں گے اور ایک پیپر میں دیا جائے گا، سب پورا نہیں آئیں گے، ضرور آیا جائے گا، ضرور آئیں گے، یہ آپ یاد رکھیے، تو کمی نہیں، کام ہو رہا ہے، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کو مبارکباد کہ آپ اتنا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی سٹیج پر جائیں گے، سٹیج کے بعد آپ نے سچویشن کو بھی دیکھنا ہے کہ میں نے کتنا بولنا ہے، کتنا نہیں بولنا ہے۔ چلو یہاں پہ تھوڑا سا اگر کوئی بات نہیں، کیونکہ جب انسان نہیں کوئی بات نہیں، کیونکہ ایک جذبہ تھا، تیرا وعدہ بھی حقیقت میں دلاسا غوطہ خوروں نے سمندر سے نکالا جس کو، کہاں سے؟ سمندر سے نکالا جس کو، غوطہ خوروں نے سمندر سے نکالا جس کو، حد تو یہ ہے کہ وہ ایک عمر سے پیاسا نکلا۔ غوطہ خوروں نے سمندر سے نکالا جس کو، حد تو یہ ہے کہ وہ ایک عمر سے پیاسا نکلا، بے رخی سے میری جانب بھی نگاہیں اٹھی، بے رخی سے میری جانب بھی نگاہیں اٹھی، شہر انجان میں کوئی تو شلاسا نکلا، شہر انجان میں کوئی تو شلاسا نکلا۔ اس کے دربار میں کچھ لوگ سوالی تھے گئے، اس کے دربار میں کچھ لوگ سوالی تھے گئے، ہاتھ میں وقت لیے ہاتھوں میں کاسا نکلا۔ اس کے دربار میں کچھ لوگ سوالی تھے گئے، ہاتھ میں وقت لیے ہاتھوں میں کاسا نکلا۔ ایک شعر ہے جس کا شعر کا قافیہ صوتی اور بصری طور پر میل نہیں کھاتا ہے، لیکن شعر اچھا ہوا ہے اس لیے ان کو اس کے دربار میں کچھ لوگ سوالی تھے گئے، حق میں وقت لیے ہاتھوں میں کاسا نکلا، وہ جو چوراہے پہ طرفیں تھا دکھاتا سب کو،
वो जो चौराहे पे दर्जे का दिखाता सबको, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत उसका चश्मा वो जो चौराहे पे वो जो चौराहे पे दर्जे का दिखाता सबको, उसका चश्मा जो उतारा तो वो अंधा निकला। बहुत खूब। रहा मैं खाक में मैं मोतबर रहा, खुशबू के साथ मेरा सफर मुख्तसर रहा, जब तक रहा मैं खाक में मैं मोतबर रहा, और मुझको न रास आ सका खुशकी का पैर, मुझको न रास आ सका खुशकी का पैर है, मैं बहरे मुंजमिद तो कभी चश्मे तर रहा, तो कभी चश्मे तर रहा। पूरे गजल सुनिए। धूप माजर धनक सवेरा चाट चुका था वो बादल, धूप माजर धनक सवेरा चाट चुका था वो बादल, सूरज की तो सारी शाखें काट चुका था वो बादल, धूप तमाजत धनक सवेरा चाट चुका था वो बादल, सूरज की तो सारी शाखें काट चुका था वो बादल, और बस्ती की तो सारी रूहें प्यास समेटे बैठी थी, बस्ती की तो सारी रूहें प्यास समेटे बैठी थी, जाने कैसे जिस्म का दरिया पाट चुका था वो बादल। और मैं जब कैद था तो मुझसे बहुत सारी गुस्ताखी हुई, लेकिन एक गुस्ताखी जो मैं बार बार करता रहा उसका बोझ मेरे मन पे हमेशा रहा। तो आज जब खालिद साहब ने कहा कि यार तू कल आ जा, थोड़ा पहले आ जा, हम कहीं उर्दू की एक महफिल जमाते हैं, तो वो मुझे ऐसा लगा कि मैं रास्ते पर एक ही चीज सोचता रहा कि उस उर्दू महफिल में मुझे पूरा यकीन है कि काज़मी साहब जरूर होंगे और वो होने भी चाहिए। जब मैंने अंदर घुसते ही पहले इनको देखा तो मैंने कहा चलो आज मैं कम से कम एक बोझ से जरूर हल्का हो गया हूँ कि मैंने इनकी बहुत सारी जो मेरे को इन्होंने आदेश दिए थे बहुत सारे फंक्शनों में आने के, मैं उसमें शामिल नहीं हो सका, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। और पिछले 3-4 सालों में मेरी मसरूफियत से ज्यादा मेरी मजबूरियां मुझ पर हावी रही किसी न किसी वजह से। तो वो कहजे बामुशक्कत का जो सिलसिला रहा पिछले 2, 3, 4, 5 सालों में, मैं अक्सर कहता रहता था कि मैं ये जो कोरोना में लॉकडाउन है वो 20 में शुरू हुआ था शायद, फरवरी मार्च में, लेकिन मेरे सर्विस में मेरे दफ्तर में ये कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ था अप्रैल 2018 से। और उस लॉकडाउन में मुझे एक ऐसा कैद करके रखा था कि मैं सांस भी अपनी मर्जी से ना ले पाऊँ। और 15 दिनों में मैं जितना जवान हुआ हूँ, जितना एक्टिव हुआ हूँ, और मैंने खुद में जो अपने अंदर एक बिल्कुल फील किया है, मैं तो ब्लेस्ड हूँ और खुशकिस्मत हूँ। और उसका देखो नतीजा ये है कि आज मैं इतने खूबसूरत, इतने सीनियर महफिल लोगों की महफिल के बीच, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मन से बहुत खुश हूँ कि यहाँ मैं आया हूँ। शुक्रिया। और इससे बड़ी मिसाल में और क्या दूँ कि खालिद साहब से जितना इश्क मुझे शायद किसी से हुआ, शायद ही किसी से हुआ हो, यूनिवर्सिटी के दिनों से लेकर आज तक। क्योंकि इनसे भी जब मिलने की कोशिश होती रही तो तभी ही मुलाकात हुई जब ये खुद मेरे पास आए, वरना ये गवाह है हमने कितनी बार ये फिक्स किया कि मैं कहीं उस तरफ तकसीम में या इधर आपके घर कहीं आ जाऊंगा, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं पिछले आज 19 तारीख है या 19 तारीखों में मैं कोई 17 प्रोग्राम अटेंड कर, इससे बड़ी और मेरे लिए खुराक क्या हो सकती है। कभी कोई किसी तरफ से ऑफर आ रही है, कभी मेरे घर वाले खींच रहे हैं, तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, मैं उन सबसे भाग रहा हूँ, बच रहा हूँ, और ऐसी महफिलें ढूंढ रहा हूँ जहाँ से मैं बहुत देर से कटा रहा। और मुझे यहाँ आकर जो भाई साहब आपकी जो गजल मैंने सुनी है उसके 2-3 शेर तो क्या बात है, और यही हमारी अचीवमेंट है
اور میں نے آپ کو اردو مشاعرہ میں شاید سنا جی۔ تھا اس وقت میں جو بات آپ کے لیے وہاں بورڈ آف تھینکس میں کہنا چاہتا تھا میں اب کہتا ہوں بڑی خوبصورت غزل تھی کہ آپ نے جو غزل وہاں پیش کی اس کا تو آپ کو داد وہاں مل گئی تھی اور وہ واقعی ایک بہت اچھی غزل تھی، لیکن آپ کی انٹری نے جو مجھے جھٹکا دیا، میرا ایک بڑا پیارا دوست کہوں گا، مجھ سے وہ بڑے تھے اپنے ساگر صاحب، ان سے میں ان کا ذکر کیوں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار میں جب 2013 میں سری نگر میں تھا ایڈیشنل سیکریٹری کشمیر، تو ہم وہ این جی اوز کی فائنینشیل کمیٹی کا میں کنوینر تھا، وہ ایک جموں سے ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے کشمیر سے، میں کنوینر تھا، تو جموں سے اس وقت سہرائی صاحب تھے، میں بائی چانس وہ وہاں ایک ہوٹل ہے یہ ریڈیو کالونی سے آگے باغ میں ایک بڑا اچھا ہوٹل ہے، ریسٹورینٹ آئے ہوٹل، تو میں وہاں ٹھہرا تھا، تو انہوں نے کہا کہ امن جی آپ کہاں ٹھہرے ہو، میں نے کہا میں وہاں ٹھہرا ہوں، تو میرا کہیں ارینجمنٹ نہیں ہوا، میں نے کہا میرے پاس آ جاؤ۔ وہ 3 راتوں کا جو ایکسپیرینس ان کا اور میرے ساتھ رہا وہ اتنا زبردست تھا، اس میں سب سے جو ہم جب بھی ملتے تھے اس کا ذکر کرتے تھے کہ انہوں نے اسموک کر کے جو تم مجھے دے رہے میں نے کہا کہ سردیاں ہیں، مجھے باہر سونا منظور ہے، لیکن آپ کے ساتھ کمرے میں سونا میرے لیے مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کمرے میں سوؤں اور آپ باہر سو سردی میں، یہ میرے سے برداشت نہیں ہوگا، تو ہم اس کا ایک راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ میں نے جب سگریٹ پینی ہے میں باہر سے پی کے اندر آیا کروں گا، لیکن آپ آرام سے اندر سو، مطلب کہ اتنی خوش طبیعت بندہ، اتنا زندہ دل انسان، اور جو اس نے زندگی میں بھوگا اس کے بعد ہنسنا یہ ہماری کے بس کی بات ہے۔ اور جس طرح سے وہ مجھے سارا انہوں نے بڑے اور وہ قانونی داؤ پیچ پتہ نہیں کیا کیا کہاں سے کیا ہنسنا ہی ایکچولی زندگی کا ہمارا۔ جب آپ سے ملتا ہوں تو مجھے وہ یاد نہیں آتے، میری انہی سے ملاقات ہوتی ہے۔ افضل صاحب ہمارے پاس درویش روپی لوگ بیٹھے ہیں، امین صاحب جن لوگوں کے بیچ میں پلا بڑا اور اس مقام تک پہنچ کے پھر آپ کی اس صحبت میں آ گیا ہوں۔ خالد صاحب کا میں کیسے شکریہ ادا کروں، کیونکہ ان کے ساتھ میں جب بھی گیا ہوں تو کہیں زندگی کی باتیں ہی ملی ہیں، اس کے علاوہ کچھ ملا ہی نہیں مجھے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میں آپ کی کیا بات ہے،